हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर 19 है। इससे पहले और कुछ सेट हो चुका है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा और उसका भी लिंक जो है प्ले लिस्ट का आपको इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है इस वीडियो का आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और जो बिहार एसएससी है उसका भी न्यू प्रैक्टिस सेट आ गया है, उसको भी हम लोग करेंगे। इससे पहले एक जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन बैंक बिहार एसएससी का उसको डाला गया है, वो भी देख लीजिएगा। और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए भी, क्योंकि जीके ये नहीं होता है ना कि ये जीके एक एग्जाम में नहीं जाएगा, हर जीके हर एग्जाम में आता है। तो ये देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को भारतीय शताब्दी के अंत में किस 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था। तो इसको मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, इसको किसने भसाया है, नष्ट भ्रष्ट किया है। तो इसे किया है किसने, तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया है। यह कौन था, तो यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका सेना नायक था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट किया। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसको किसने बनवाया था, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसको कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। किसने, कुमार गुप्त प्रथम ने। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको यूनेस्को की साइट में कब, यूनेस्को ने अपने साइट में कब शामिल किया है, तो 2016 में शामिल किया गया है। कब, 2016 में। और हाल ही में जो G20 आप देखे होंगे, G20 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका होस्ट कंट्री भारत था। तो वहाँ पर विश्व के सभी जो महान और बड़े बड़े नेता आए थे, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उन सब से जब मिल रहे थे तो उससे उनके पीछे एक पिक्चर दिख रहा होगा, जो किसका था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का ही पिक्चर लगा था स्क्रीन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था, तो यह हल्दी घाटी के युद्ध में। कब, कहाँ पर, तो यह हल्दी घाटी के युद्ध में किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1576 में। मुगल सेना के सेना नायक कौन थे, तो ये राजा मान सिंह थे। और हिंदू की तरफ से थे महाराणा प्रताप। और इनके घोड़ा का नाम क्या था, तो इनके घोड़ा का नाम चेतक था। क्या नाम था, घोड़ा का नाम चेतक था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 में आयोजन हुआ। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, एक थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो हमारे साथी हैं उन तक एक छोटा सा हेल्प पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर पहला आक्रमण किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था। नादिर शाह जो था वो कहाँ का शासक था, तो आपको फारस का था। फारस किसको बोला जाता है, तो ईरान को बोला जाता है। और जो नादिर शाह है इससे ईरान, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इस नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और जो कोहिनूर हीरा है, ये जब भारत पर मतलब दिल्ली में लूटपाट किया तो सब जो भारत का जो कोहिनूर हीरा था और जो मयूर मयूर सिंहासन था, इसको सब चीज़ जो था लूट कर ले गया। और मयूर सिंहासन पर अंतिम बैठने वाला मुगल सम्राट पूछेगा, क्वेश्चन आता है कि कौन था, तो यही जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था। शासक मुगल का कौन था, मोहम्मद शाह था, जो अंतिम मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। और मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी। गुलबर्गा किसकी राजधानी थी, तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1347 में हुआ था। और एक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1336 में होता। ये दोनों साम्राज्य दक्षिण में उभरे थे। कहाँ पर, दक्षिण में। नेक्स्ट देखते हैं हम।
अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? अलबरूनी किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो है मोहम्मद गजनी के कार्यकाल का वर्णन किया है। मोहम्मद गजनी ये भी तुर्क आक्रमणकारी था और ये भारत पर लगभग कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया है। कब, कितनी बार? 17 बार। जिसमें इसका जो प्रमुख आक्रमण है वो 1025 सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है गजनी का, जिसमें बहुत धन संपत्ति लूट कर ले गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे? तो ये कब निर्वाचित हुए थे? तो ये आपको निर्वाचित हुए थे 1887 में। और किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, उस वक्त बदरुद्दीन तैयबजी को मतलब अध्यक्ष बनाया गया था। और यह इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में तीसरा बैठक हुआ था कांग्रेस का। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्या थे? तो प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन का आएगा। तो इसका कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। कहाँ पर हुआ था? तो बॉम्बे में प्रथम बार मतलब अधिवेशन भी हुआ था और वहीं पर इसका स्थापना हुआ था। कहाँ पर? तो बॉम्बे में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और उस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल का पद हो गया था क्या? तो वायसराय हो गया था। तो उस वक्त जो वायसराय थे वो कौन थे? तो डफरिन थे। डफरिन वायसराय थे। कौन? डफरिन वायसराय थे उस वक्त। और उस जो प्रथम आपको जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस वक्त मतलब कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो कब हुआ था? 1886 में। कब? 1886 में हुआ। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसका जो चौथा अधिवेशन हुआ वो हुआ 1888 में, जो कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। जिसकी प्रथम अध्यक्षता कौन किया था? तो अंग्रेज किया था, जिसका नाम था जॉर्ज यूले। क्या नाम था? जॉर्ज यूले था। और यह इलाहाबाद में अध्यक्षता मतलब बैठक हुई थी चौथा अधिवेशन की। नेक्स्ट देखते हैं हम, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण किया है? तो सर्वोदय की मान्यता महात्मा गांधी ने किस पुस्तक से ग्रहण किया है? तो ऑन टू दिस लास्ट से। किससे? तो ऑन टू दिस लास्ट से। इसके लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन इसके लेखक हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो डोंगे शामिल थे, गुलाम हुसैन ये भी शामिल थे, सत्य भक्त ये शामिल नहीं थे, एम एन राय ये भी शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और ये कब हुआ था कानपुर षड्यंत्र? तो 1924 में हुआ था। कब? 1924 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, सूची 1 में संस्था दिया है और सूची 2 में उसके संस्थापक का नाम दिया है। तो देखते हैं हम कि किसके संस्थापक कौन थे। युगांतर के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे बरिंद्रनाथ घोष। नौजवान सभा के तो भगत सिंह। भारतीय सुधार समिति के दादा भाई नौरोजी थे। दलित उद्धार सभा के तो स्वामी श्रद्धानंद थे। तो हमारा पहला में है कि पहला का क्या हुआ था? तो 3 हुआ था, जो ऑप्शन एक ही में दिया है ऑप्शन सी में। तो सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो ये देखते हैं हम कि क्या है। बोल रहा है ए में, किस मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। यह किसने मतलब यह किसका कथन है? तो यह लाला लाजपत राय जी का है, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था, जिस वक्त ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इनको लाठी डंडे से ही सर पर इतनी चोट लग गई कि ये इनकी अंत में मृत्यु हो गई। तो इन्होंने कौन सा उस वक्त नारा दिया था? तो मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की में कील सिद्ध होगी। तो यह किसका है? तो लाला लाजपत राय का। मतलब पहला क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। दूसरा क्या है? तो हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी। क्या है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी
किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। तब महात्मा गांधी ऑप्शन 2 में है। उसके बाद सतत जागरूकता की सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो 4 हो जाएगा 3 का, सी का। और डी में है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो ये भगत सिंह ने कहा था। तो 3 2 4 1 जो ऑप्शन नंबर बी में आपको राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्य क्या था? तो स्वराज दल का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था कि चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। इसका मुख्य कार्य क्या था? कि चुनाव जीतकर और जो विधानमंडल था उसमें जाकर अंग्रेजों का विरोध करना। और ये इसका जो स्थापना हुआ था प्रथम बार कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद में इसकी बैठक हुई थी प्रथम स्थापना के वक्त 1923 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। जिसमें गठन के बाद स्वराज दल के गठन के बाद पहला जो चुनाव हुआ था नवंबर 1923 में हुआ था। कब? नवंबर 1923 में पहला चुनाव इसका हुआ, जिसमें ये जो पार्टी थी स्वराज पार्टी, ये बंगाल में बहुत बड़ी पार्टी मतलब बढ़िया वोटों से जीतकर उभरी। जिसके बाद इसने विधानमंडल में जगह मिला था। किसे? तो स्वराज दल को। ये नेक्स्ट देखते हैं हम 1932 के पूना पैक्ट के अनुसार क्या है? तो 1932 के जो पूना पैक्ट है उसमें क्या है? तो उसमें हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्र द्वारा तय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और जो उच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। और जो रिट होता है वो रिट कितने प्रकार का होता है? तो रिट 5 प्रकार का होता है। इसका ट्रिक है, ट्रिक से जानेंगे तो वो भी ठीक है, नहीं तो ट्रिक हम बता दे रहे हैं कि ट्रिक क्या है कि बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। तो बंदी से बंदी पति अक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परम से परमादेश, उसका से उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार परीक्षा लिख। तो ट्रिक क्या है? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। तो बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार परीक्षा लेख। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रिक वीडियो पुश करके लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छा से याद हो सके। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उनका कौन सा अधिकार है? तो उनका ये विधायी अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार है। और राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो वो 213 के तहत। किसके तहत? 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया है? तो ऑप्शन ए में है संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो संविधान संशोधन विधेयक आता है तो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे कि कौन नहीं है, तो यही तो हमारा यहीं पर आंसर मिल जाएगा। ऐसे हम और ऑप्शन में पढ़ दे रहे हैं कि बी में बोला है कि धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है। तो ये सही है, क्योंकि धन विधेयक की जो प्रस्तुति होती है वो प्रथम बार लोकसभा में होती है। सी में दिया है कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है। तो ये भी सही है, मतलब प्रधानमंत्री को राज्यसभा अपदस्थ नहीं करती है, प्रधानमंत्री को लोकसभा ही अपदस्थ करेगा। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री त्याग देते हैं तब पूरा मंत्रिमंडल ही समाप्त हो जाता है, या कोई मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है अगर वो कोई त्याग दे दे, मतलब उसको त्याग दे दे तो पूरा मंत्रिमंडल भी समाप्त हो जाता है। डी में दिया है कि
धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक देरी नहीं कर सकती है। तो यही भी सही है, क्योंकि 14 दिन से अधिक देरी करेगी तो वह स्वतः ही पास समझा जाता है। तो जो संविधान संशोधन है वो किस आर्टिकल में है? तो संविधान संशोधन अगर पूछेगा तो 368 में। किस में है संविधान संशोधन? 368 में है। और जो ये धन विधेयक है, धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक आता है आपको 110 के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 110 में है कि धन विधेयक होगा, और धन विधेयक के बारे में जो चर्चा है वो अनुच्छेद 109 में है। किस में है? अनुच्छेद 109 में है। और जो राज्यसभा से जो राज्यसभा जो 50-50 होता है राज्यसभा और लोकसभा के, मतलब कार्यपालिका का जो अलगाव होता है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 50 में है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव। नेक्स्ट देखते हैं हम, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें स्थानांतरण करने का अधिकार या किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। मतलब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्ति और हटाने का कार्य किसका है? तो यह राष्ट्रपति का अपना अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राज्य के राज्यपाल की स्थिति क्या होती है? तो राज्य के जो राज्यपाल की स्थिति होती है वो क्या है? तो राज्यपाल की जो स्थिति होती है वह राज्य का प्रशासनिकीय तंत्र का अध्यक्ष होता है? तो नहीं, वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। तो ये सही है, क्योंकि इसका अध्यक्ष आपको सीएम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। और जो राज्यपाल राज्य के कार्यकारिणी के अध्यक्ष होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं? तो आर्टिकल 154 के तहत होते हैं। और राज्यपाल के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा है? तो 153 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह किस आर्टिकल में है? तो यह 155 आर्टिकल में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? भारत के शासन को संसदीय क्यों कहा जाता है? तो यह कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके तहत क्या होता है कि अगर कोई भी मंत्री अपना त्याग पत्र देता है तो पूरा मंत्रिमंडल ही समाप्त हो जाता है। तो यह भारत में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होता है? तो दोनों में जो विरोध हो जाता है तो क्या होता है? तो केंद्र का ही जो कानून है वो मान्य होता है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 3 है, एक राज्य सूची, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितने हैं आपको सूची? कितने हैं? तो 3 ठो है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची एक है। तो संघ सूची में कानून बनाता है केंद्र सरकार और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है। लेकिन जो समवर्ती सूची है इसमें अगर जो मान्यता है, अधिकतर मान्यता दिया जाता है किसको? मतलब अगर दोनों में विवाद हो जाएगा राज्य में और केंद्र में तो मान्यता आपको केंद्र को दिया जाता है। तो समवर्ती सूची पर किसका अधिकार है? तो राज्य और केंद्र का दोनों का अधिकार है। और संघ सूची में आपको विषय पूछेगा कितना है? तो संघ सूची में पहले 98 विषय था, अब वर्तमान में कितना है? 100 है। उसके बाद राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अब कितना है? तो अब 61 है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अब कितना है? तो 52 विषय है। एक होता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में क्या होता है? तो जो नए नए कानून बनते हैं, मतलब कोई जैसे साइबर कानून हुआ, तो साइबर कानून यह किस सूची में है? तो यह अवशिष्ट सूची में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती है? तो किस कारण चलती है? तो कोरियोलिस बल के कारण चलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित किन देशों के मध्य स्थित है? तो हिंडनबर्ग जो रेखा है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। और जर्मनी और जो फ्रांस है इसके बीच कौन सी रेखा है? तो इसके बीच मैगिनोट रेखा है। और रूस और फिनलैंड के बीच मैनरहिम रेखा है। और भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है और 24वीं समांतर रेखा है। और भारत अफगानिस्तान या पाकिस्तान कहिए, अब तो पाकिस्तान में चला गया है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है।
और एक है साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समांतर रेखा है? तो 38वीं समांतर रेखा है। और यूएसए कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? तो 49वीं समांतर रेखा है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो यह हो जाएगा आपको बृहस्पति। सबसे अधिक ठंडा ग्रह, तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन होगा? जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा। तो जो वरुण है यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा या शाम का तारा, ये शुक्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले 4 होगा, 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 ऑप्शन सी में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। सीढ़ीदार खेती जो खेती होता है यह कहाँ होता है अधिकतर? तो यह पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इससे क्या होता है? तो भूमि का जो कटाव होता है वो रुक जाता है, और भूमि का कटाव और जो मृदा का अपरदन जो होता है वो भी रुकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई थी? तो भारत में हरित क्रांति कब चालू हुई थी? तो आपको लगभग 60 के दशक में चालू हुई थी, 67-68 में। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे? एम एस स्वामीनाथन को। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसे? तो वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को, अब भारत में एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और जो हरित क्रांति शब्द है इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था, हरित क्रांति शब्द को 1968 में दिए थे। कौन? तब विलियम गॉड ने दिए थे हरित क्रांति शब्द। और हाल ही में जो हरित क्रांति के जनक जो एम एस स्वामीनाथन हैं, इनकी मृत्यु हो गई है हाल ही में, कुछ दिन पहले। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट मैथ आ गया तो इसको मैं हिंट कर दे रहा हूँ, बना लीजिएगा आप। है कि 5 सेव और 9 संतरे की कुल लागत 57 रुपये है, और 9 सेव और 5 संतरों की कुल लागत 69 रुपये है। तो कुछ नहीं करना है, 5x + 9y बराबर कितना हो जाएगा? 57। उसके बाद कितना हो, 9 सेव तो 9x, ये ध्यान रखिएगा कि x माने है सेव के लिए, तो 9x और प्लस 5y बराबर 69 है। ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता होगा। इक्वेशन अगर सॉल्व करिएगा तो जो y का मान आएगा आपको 3 आएगा। मतलब y का क्या माने है? तो y संतरा के लिए माने है, और x का जो मान आएगा वो आएगा आपको 6 आएगा। तो x माने है किस लिए? वो सेव के लिए माने है। तब लास्ट में क्वेश्चन में देखिएगा पूछ रहा है कि 3 सेव और 2 संतरे की लागत। तो x क्या है? तो सेव है, तो 3 सेव का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 2 संतरे, तो 1 संतरे का 3 है, तो 2 संतरे का 6 है, तो 18 6 24 आपका आंसर आएगा। वीडियो पुश करके देख लीजिएगा, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वेशन मैंने बता दिया है। तो 24 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है आयकर। क्या है? आयकर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो यह जो है यह किसके साधन है? तो यह है आपको मुद्रा नीति के। किसके साधन है? मुद्रा नीति के। नेक्स्ट देखते हैं हम, सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय? सम विच्छेद बिंदु क्या है? तो सम विच्छेद बिंदु वह होता है जैसे कोई आप बिजनेस किए और उसमें आपको न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। तो फर्म की वह स्थिति जहाँ न लाभ होता है न हानि होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो रसायन विज्ञान में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है यह मिला है किनको? तो जेकोबस हेनरिकस वैटहॉफ को मिला है, जो कहाँ के हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं। और जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 1901 से। और प्रथम बार कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तब 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। और इसमें आपको 1969 में एक और क्षेत्र शामिल हो गया। कौन? तो अर्थशास्त्र शामिल हो गया। इससे पहले कौन कौन था? तो इससे पहले था आपको फिजिक्स में था, रसायन में था, मेडिसिन में था, और शांति में, और फिर साहित्य में था। और जो अर्थशास्त्र का नोबेल है ये 1969 में
शामिल हुआ है। और जो ये नोबेल है, इसमें आपको जो ये जो 6 नोबेल पुरस्कार है, इसमें जो शांति का नोबेल है यह दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में। नॉर्वे के राजधानी भी ओस्लो है, तो नॉर्वे के ओस्लो में ध्यान रखिएगा कि शांति का नोबेल दिया जाता है। और जो शेष 5 नोबेल है शांति के छोड़कर, तो वो मिल जाता है को कहाँ पर दिया जाता है, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ पर? स्वीडन के स्टॉकहोम में। और जो 2023 में अभी नोबेल मिला है कुछ व्यक्तियों को, तो उनको उनका जो वीडियो है मैं जल्द ही डाल दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। और भारत में अभी तक कितने लोगों को नोबेल मिला है, तो भारत के अभी तक 10 लोगों को नोबेल मिला है। कौन कौन थे, तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकटरमन, उसके बाद हरगोविंद खुराना, फिर से मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर सेन, BS नायपाल, वेंकटरमन रामकृष्णन और कल्याण सत्यार्थी, जिनको 2014 में जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी उनके साथ मिला था। और जो मलाला यूसुफजई है वो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो मात्र 18 वर्ष की थी। और 2019 में मिला है अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी जी को मिला है। तो भारत के 10 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहता है। तो जो कभी देखे होंगे आपकी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ऑटोप्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोप्सी। डायलिसिस ये क्या है, तो खून का जो जांच किया जाता है, मतलब खून का शुद्धिकरण, डायलिसिस कहा जाता है। बायोप्सी क्या कहा जाता है, तो बायोप्सी एक जांच है जिसमें क्या होता है कि आपकी शरीर से कहीं से मांस जो है वो काट लिया जाता है और उसको शोध किया जाता है, मतलब कौन सी बीमारी है या क्या है। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है। तो ये फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। और धूप के चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पुरस्कार दिया है, और कौन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है उसको देखेंगे हम। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो धन्वंतरी पुरस्कार है यह दिया जाता है किसमें, तो चिकित्सा में दिया जाता है। किसमें? धन्वंतरी पुरस्कार यह दिया जाता है चिकित्सा में। और उसके बाद है होमी भाभा पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है आपको परमाणु ऊर्जा में विक्रम साराभाई, या अंतरिक्ष में बोरलॉग पुरस्कार, या कृषि में दिया जाता है। जो ऑप्शन सी में हमारा राइट दिया है। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। और विक्रम साराभाई कहाँ पर है, तो त्रिवेंद्रम में है। नेक्स्ट देखते हैं हम पलवन जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये बारबरा मैकलिंटोक है। नेक्स्ट देखते हैं हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन सा है, तो प्राथमिक सेल किसे कहा जाता है, तो ये शुष्क सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। और द्वितीयक सेल किसे कहा जाता है, तो जो बैटरी चार्ज होता है उसे द्वितीयक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नगदी फसल कौन है, तो इसमें गन्ना और कपास जो है वो आपको नगदी फसल है। नेक्स्ट देखते हैं हम सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 में क्या दिया है, एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी उत्पादन, पीसी कल्चर मछली उत्पादन, स्पर्मोलॉजी या बीजों का अंकुरण संबंधी अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए में हमारा राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है। तो कौन जीव की सर्वाधिक संख्या होती है मृदा में, तो मृदा में जो जीव की सर्वाधिक संख्या होती है वो फंगस की होती है, मतलब कवक की। नेक्स्ट देखते हैं हम रिले क्रॉपिंग का उदाहरण क्या है, तो मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग, मतलब एक साथ कुछ खेती करना है वो क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा उर्वरक अम्लीयता को हटाता है। अम्लीयता को हटाने के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। और क्षारीयता हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोकप्रिय हिंदी कवि की पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी है। नेक्स्ट
हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस। और 28 अप्रैल को मनाया जाता है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट देखते हैं हम, किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? सिरका अम्लीय प्रकृति का किसके कारण होता है? तो एसिटिक एसिड के कारण होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH होता है। नेक्स्ट, प्रति वर्ष 9% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का 5,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? तो इसको कुछ नहीं करना है, ये मूलधन दिया है 5,000, जो कितना का वैल्यू होता है? तो 100% का वैल्यू होता है। और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल के लिए, और 9% है, तो 9 दूनी 18 हो जाता है। और उसके बाद 18.18 यहाँ पॉइंट है, ये आपको कटाइएगा, तो कटाने के बाद आपको आएगा इतना आंसर आएगा। यहाँ पर 118 लिखिएगा, 118.81, क्योंकि मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन पूछेगा तो 5940.5 आएगा, जो लगभग में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाते हैं? तो गन्ने की फसल लगभग 10 से 12 महीने में तैयार हो जाती है। और जो गन्ना अनुसंधान है यह कहाँ है? तो गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, और गन्ना प्रजनन केंद्र यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धजन पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है निदेशक तत्वों से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 है। अधिनियम 1935 के तहत ही जो जो म्यांमार है, मतलब बर्मा, उसका पहले नाम था, वो अलग हुआ था। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत ही। नेक्स्ट देखते हैं हम, केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? तो तीनों प्रकार की जो आपात व्यवस्था है लागू कर सकती है केंद्र सरकार, जिसमें जो सी में दिया है 360, ये कभी अभी तक लागू नहीं हुआ है। और यह जो आपातकालीन यह किस भाग में है? तो भाग पूछेगा तो भाग 18 में है। और आपातकालीन अभी तक भारत में कब कब लगा है? तो भारत चीन युद्ध के वक्त 1962 में, पाकिस्तान युद्ध के वक्त 1965 में, और आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लागू हुआ है। और जो आपातकाल लगता है उस समय आपको अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इसको छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो आपको गिरफ्तारी के संबंध में कुछ दिया है विशेष छूट, और अनुच्छेद 21 में कि आप प्राणदायी की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने आप मृत्यु नहीं कर सकते हैं, मतलब मर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है। नेक्स्ट, बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो बजरंग पुनिया आपको रेसलिंग से संबंधित है, जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और भारत ने ओलंपिक में कितना पदक जीता है? तो 7 पदक, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक। इसके साथ भारत किस स्थान पर था? 48वें स्थान पर था। और जो 2024 का ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो पेरिस में होगा। कहाँ पर? पेरिस में। और हाल ही में एक सम्मेलन में निर्णय लिया गया है कि जो 2036 का ओलंपिक होगा वो होगा कहाँ पर? तो वो भारत में होगा। कब? 2036 में। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? तो इसमें जो लिमोनाइट है यह कोयले का प्रकार नहीं है। इसमें एंथ्रासाइट है, जो महत्वपूर्ण कोयला होता है, मतलब अच्छा कोयला होता है, जिसमें 95% कार्बन होता है। उसके बाद लिग्नाइट कोयला है, और उसके बाद बिटुमिनस कोयला है। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून में। नेक्स्ट देखते हैं हम, जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा, क्वेश्चन क्या है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे भूमिक्षेपी पवन कहा जाता है। नेक्स्ट, इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो इजराइल की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। और इसकी मुद्रा क्या है इजराइल की? तो न्यू शेकल है। और इसमें ऑप्शन ए में है फोल्केटिंग। फोल्केटिंग कहाँ का संसद है? तो डेनमार्क का है। पीपुल्स असेंबली कहाँ का है? तो पीपुल्स असेंबली आपको हो जाएगा मिस्र का। और जापान का हो जाएगा नेसेट। क्या हो जाएगा? सॉरी,
इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, इजराइल का, था इजराइल का नेसेट होगा, ऑप्शन ए डी में इजराइल का नेसेट होगा। और जो डाइट दिया है यह कहाँ का है, तो ये जापान का है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, क्या उत्सर्जित करते हैं, तो समान आवृत्ति का, समान तरंग दैर्घ्य और समान फलन, मतलब उपयुक्त में से सभी हमारा इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। और सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो वसा से मिलती है, 9.2 कैलोरी। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है, तो इसमें जो कौन सी बीमारी है उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है, तो हीमोफीलिया होती है, थैलीसीमिया होता है और सिकल सेल एनीमिया भी होता है, मतलब उपयुक्त में से सभी होता है। नेक्स्ट क्या है, तो गणित आ गया, बोला है कि 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ, परसेंटेज में लाभ पूछा है, तो कुछ नहीं करता है, तो विक्रय कर रहा है, मतलब विक्रय 2 के लाभ के बराबर होता है, तो लाभ होगा तो 2 घटा देना है, तो 12 में से 2 घटेगा तो 10 और गुने 100 कर देना है, 0 से 0 बराबर 20% आपका आंसर आ जाएगा, जो बी में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो अथर्ववेद, अथर्व मतलब क्या होता है, अर्थ, अर्थ किसका निकलता है, तो औषधि जो निकाला जाता है किसी का अर्थ के तहत निकाला जाता है। ऋग्वेद, पहले के जो लोग थे वो ऋग्वेद को अधिकतर जानते थे, तो पहले के जो लोग थे जो भगवान को भी बहुत मानते थे अच्छा से, तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा की चर्चा है। यजुर्वेद मतलब जग में क्या किया जाता है, तो जग में बलिदान दिया जाता है। सामवेद मतलब संगीत, संगीत हो जाएगा सामवेद का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत शासन द्वारा भारत का राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, भारत का राजकीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है, जिसे 26 जनवरी 1950 को मतलब भारत के संविधान में शामिल किया गया। और भारत की और कुछ है, तो कमल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु पूछेगा तो हाथी है। और जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य के में उत्साह में मनाया जाता है, तो यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट, डेक्थेनॉल क्या है, डेक्थेनॉल क्या है, तो 10 आइटम की प्रतियोगिता है। नेक्स्ट, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, तो फिनिक्स फॉर्म आपको डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, जिसको दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जो थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। कब, तो 1904 में। नेक्स्ट, घोटुल प्रथा क्या है, घोटुल प्रथा क्या है, तो संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ रहते हैं। नेक्स्ट, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कहाँ होती है, तो भारी जो वर्षा होती है वो मतलब किस मौसम में भारी वर्षा होती है भूमध्यसागरीय क्षेत्र में, तो शीत ऋतु मतलब जाड़े के दिनों में होती है। आप देखे होंगे कि तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में अधिकतर वर्षा होती है। नेक्स्ट, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है, तो भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश में पड़ता है, जो मुस्लिम आबादी क्षेत्र है। और सबसे कम जो वर्षा होती है वो बिहार के किस जिला में होती है, तो औरंगाबाद में होता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 1970 में हुआ था। ये किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिससे भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि हुई थी। और जो ऑपरेशन फ्लड है इसके कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो वर्गीस कुरियन थे। नेक्स्ट, एक कोबुलर ने महिलाओं की जूतों की तीन नई जोड़ी बनाई, उसे कच्चा माल की बिक्री में 30% निवेश किया और 35% मजदूरी लागत किया, तो टोटल कितना उसका लागत हो गया 65%। और शेष राशि को उसका लाभ हुआ, मतलब कितना का लाभ हुआ, 35% का लाभ हुआ है। फिर वो जरा बोल रहा है कि यदि जूते का विक्रय मूल्य 1500 था तो उसका लाभ क्या है, तो 1500 उसका विक्रय मूल्य था, मतलब 100% हो जाएगा। और लाभ कितना हुआ है, तो परसेंटेज में 35%। तो ये गुना करने के बाद आपको कितना आएगा, 15 गुने 35 तो 525 आएगा। तो 525 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, जो राइट है। वीडियो पुश करके देख लीजिएगा, मैथ ज़्यादा भास्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या है,
ए एक कार्य को 5 दिनों में करता है, ए कितना दिनों में करता है 5 दिनों में, बी उस कार्य को 10 दिनों में करता है। फिर बोला है कि वो मिलकर कार्य साथ प्रारंभ करते हैं। अब कार्य लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो टोटल एलसीएम निकालेंगे तो 10 होगा, ए का क्षमता 2, बी का 1। तो जो ए 4 दिन पहले भागा है तो ए को 4 दिन और कराएंगे, तो 4 दिन कराएंगे तो कितना करेगा 8 काम करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया 18। ये दोनों की क्षमता है तो दोनों की क्षमता से कराएंगे 3 से कराएंगे तो मतलब 6 दिन टोटल काम हुआ है, जिसमें जो ए है 4 दिन पहले भाग गया है। तो 4 दिन पहले भागा है तो 6 दिन में 4 दिन पहले भागा है तो किया कितना है साथ में 2 दिन का, या कितना है 2 दिन किया है। तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है, तो ऋणी होता है। कौन, ऋणी। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो जो गामा किरण है इसकी आवृत्ति जो होती है वो अधिकतम होती है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको मैं ट्रिक से बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है, तो गा ए प दी अ सु रेडी। क्या है ट्रिक, गा ए प दी अ सु रेडी। तो गा से गामा किरणें, ए से एक्स किरणें, प से क्या हो गया, गा ए प दी, प से हो जाएगा आपको जो यूवी किरणें होता है वो हो जाएगा। और प दी से दृश्य किरणें, अ से कौन सा हो जाएगा, तो अ से हो जाएगा अवरक्त किरणें, सु से सूक्ष्म तरंगे, और रेडी से रेडियो तरंगे हो जाएगा। कौन कौन, तो गा से गामा किरणें, ए से एक्स किरणें, प से पराबैंगनी किरणें, और दी से दृश्य किरणें, अ से अवरक्त किरणें, सु से सूक्ष्म किरणें, और उसके बाद रेडी से रेडियो तरंगे। तो ये ट्रिक ध्यान से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। और एक जो हुआ था, एक शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था, जिसमें अंग्रेज गवर्नर थे बेबल और भारतीय नेता के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, नाइट्रोजन जैविकरण किसके द्वारा होता है। नाइट्रोजन जो जैविकरण है वह नील हरीश शैवाल के द्वारा होता है। नेक्स्ट, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किससे है, तब फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार के बीच सीमा स्थित है। तो कौन सा दर्रा जो है भारत म्यांमार के बीच है, तो दीफू व पक्साट दर्रा जो है वो भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कौन सी दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो वह है देवर झील, जो कहाँ है, तो यह राजस्थान में है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछेगा वो कौन है, तो वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कहाँ है, तो वह है यूपी में। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है। किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दिया गया है, तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्था से संबंधित नहीं है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है ये ब्रेटन वुड्स संस्था से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में एक निर्दिष्ट के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा एक कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो जो भू राजस्व कर है ये राज्य सरकार लगाता है और वसूली राज्य सरकार ही करता है। नेक्स्ट, निम्न में किसमें गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो गुणसूत्र के जो वंशागति का सिद्धांत है ये सूटन व बवेरी ने दिया था। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी गैस आकृष्ट गैस नहीं है। यहाँ पे आकृष्ट नहीं होगा, क्या होगा, उत्कृष्ट गैस होगा या नोबेल गैस होगा। तो नोबेल गैस कौन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है। बाकी आर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन आपको उत्कृष्ट गैस है, जिसमें जो रेडॉन है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। बाकी जो अक्रिय गैस है वो वायुमंडल में पाया जाता है, और जो अक्रिय गैस है वो आवर्त सारणी में 18वें ग्रुप में है। किस ग्रुप में है, तो 18वें ग्रुप में आपको है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में कौन श्यानता का मात्रक है। श्यानता का मात्रक कौन है, तो पॉइजली है।
नेक्स्ट, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IUCN का मुख्यालय ग्लोट स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ग्लोट स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो आपको इसका स्थापना 1948 में हुआ था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो हाल ही में जो रिपोर्ट आया है इसके अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो 41.5 करोड़। नेक्स्ट, जेंस स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस संगठन का महासचिव बनाया गया है? तो इनको नाटो का महासचिव बनाया गया है। नाटो क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब होता है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसका हाल ही में एक नया सदस्य बना है, एक 30वें क्रम का। वो कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। कौन? फिनलैंड। और जो आप एक वार देख रहे होंगे किसके बीच? तो रूस व यूक्रेन के बीच एक वार देख रहे होंगे। ये किसके लिए है? तो जो यूक्रेन है ये नाटो में शामिल होना चाह रहा है। इसी के चलते जो रूस है यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। और नाटो जो है, इसका मतलब क्या होता है कि नाटो में जो संगठन है इसमें जो देश शामिल है, अगर उस पर अदर कोई कंट्री जो नाटो में शामिल नहीं है उसके अगर किसी भी देश पर शामिल मतलब आक्रमण वो करता है, तो नाटो में जितने भी ये 31 सदस्य हैं ये सभी मिलकर उस देश पर आक्रमण करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में क्या है क्वेश्चन? ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक चौथे स्थान पर है। और भारत के खुशहाली में कितना रैंक है? तो खुशहाली में और शांति में 126 है। और जेंडर गैप में कितना है? लैंगिक समानता में तो 127 है। उसके बाद पासपोर्ट में कितना है? तो 84 है। आतंकवाद में कितना है? 13 है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का प्रेस कितने स्थान पर है? 161 स्थान पर है। इसके अनुसार आप अनुमान लगा लीजिएगा कि कितना अच्छा आपको न्यूज मिल रहा होगा। और जो हाल ही में भुखमरी सूचकांक जारी हुआ है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो भुखमरी में भारत की रैंक 111 है। 2022 में कितना रैंक पर था? तो 107 पर था। जो अभी हाल ही में कितना है? अभी कुछ दिन पहले ही जारी हुआ है, 2 दिन पहले, तो उसमें भारत की रैंक भुखमरी में 111वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसमें किस देश ने पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया? तो भारत ने हासिल किया। नेक्स्ट, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले के निपटारे में कौन सा राज्य केंद्रशासित प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कौन टॉप पर है? तो इसमें जो टॉप है वो है दादर और नगर हवेली। और जो यूपी है यह दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, मछली क्या है? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम कहाँ है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, अभिजीत चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किस का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो SBI कार्ड के MD CEO बने हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्था के निदेशक के रूप में संजय मिश्रा को मिले कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया है? तो ED के लगातार तीसरी बार इनको नियुक्त किया गया था, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना टैक्स लगा है? ऑनलाइन गेमिंग पर जो टैक्स लगा है वो कितना? 28% है। कितना? 28% है। और जो GST है वो भारत में कब लागू हुआ था? तो GST आपको लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ। और जो GST लागू हुआ वो किस संशोधन के तहत लाया गया था? मतलब संशोधन बिल कौन था? तो संशोधन बिल पूछेगा तो 122वें क्रम का था। और शामिल हुआ 101वें संविधान संशोधन के तहत शामिल हुआ। और जो GST इससे पहले मतलब सर्वप्रथम GST विश्व में कौन देश लागू किया था? तो फ्रांस ने लागू किया था। कौन? फ्रांस ने। और भारत में GST का कितना स्लैब है? तो 4 है। कितना? कौन कौन? तो 5, 12, 18 और फिर से 28 है। कितना? 5, 12, 18, 28 है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
जाइमेक्स मेरिटाइन अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये जापान के बीच। नेक्स्ट, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किसने भारत की पहली एआई न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया है? तो ओडिसी टीवी ने लॉन्च किया है। आप देखते होंगे अगर आज तक टीवी न्यूज, तो जो 9 बजे जो सुधीर चौधरी का आता है शो, उसमें आप देखे होंगे कि 10 मिनट का एक न्यूज आता है, 100 या 20 न्यूज रहता है। उसमें जो एंकर बोलती है वो स्त्री नहीं है, वो कौन है? तो एआई एंकर है। नेक्स्ट, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सन्ना। नेक्स्ट देखेंगे हम 2595, किस राज्य की सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों को माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, इसरो ने निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो SSLV को लिया है। नेक्स्ट, इसे क्या होता है कि इसे छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में किसे धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है? तो यह लाया गया है वस्तु एवं सेवा कर को। किससे? वस्तु एवं सेवा कर को। नेक्स्ट, निम्न में से संस्था में एक उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संस्था में एक उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो सीडेक कोलकाता में। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसके तहत आपको 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आज का जो सेट प्रैक्टिस था 19 नंबर वो ख़त्म हो गया। इसके बाद सेट प्रैक्टिस नेक्स्ट आएगा, वो भी देख लीजिएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा एक हेल्प कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमारे साथी जो तैयारी करने वाले हैं उन तक एक छोटा सा हेल्प पहुँच सके। थैंक्स दोस्तों।